देखो क्या आता है, कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कंसोलिडेशन में क्या होता है, दो कंपनी होती है, होल्डिंग होती है, सब्सिडरी होती है। कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है, मतलब अगर तुम मोर देन 50% ऑफ नॉमिनल शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल को कंट्रोल कर रहे हो, या तो तुम अपॉइंट कर रहे हो, और तो तुम्हारे बिना, तुम्हारे आस्क के बिना अपॉइंटमेंट हो ही नहीं सकती है। तो तुमको, या तुम्हारा कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ बीओडी है, तो तुम कंट्रोल कर रहे हो। होल्डिंग कंपनी का क्या मतलब होता है, मतलब ये देखो यार, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी हो जाएगी जो होल्ड कर रही है, और इसको ये होल्ड, ये सब सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। ठीक है, ये सब सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी। और फिर उसके बाद से आता है कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या निकालोगे, जो इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा ही, प्लस फुल्ली कन्वर्टेड इक्विटी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। तो इसमें मान लो कि तब आएगा, तब इसमें कंसीडर्ड होगा। अगर मान लो कि 2000 इक्विटी शेयर कैपिटल, 3000 कन्वर्टेबल है, तब जा कर के 5000 होगा। तो इस तरीके से लगाओगे। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ कर रखा है, और यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रखा है। टोटल शेयर कैपिटल में क्या होता है, पेड अप शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होते हैं। फिर क्या होता है, मीनिंग ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, एक तो होल्डिंग सब्सिडी जो AS21 में है, एसोसिएशन AS23 में है, और जॉइंट वेंचर जो कि AS27 में है। ठीक है, उसके बाद से कौन कौन सी कंपनी क्या होती है, एग्जाम्प्ट हो जाएंगी फ्रॉम द कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर अगर एक इंटीमिडेशन सेंड करोगे अदर मंथ, जो कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, जो कि क्या होते हैं, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तो तुम कंसोलिडेशन नहीं बना सकते हो। या तो अनलिस्टेड कंपनी हो, प्लस ये सारी कंडीशन होनी चाहिए, अनलिस्टेड कंपनी होनी चाहिए, और तुम प्लानिंग कर रहे हो, नॉट प्लान कर रहे हो, प्लान नहीं करो कि तुम फ्यूचर में पब्लिक इशू ले आओगे, या तो फिर फॉरेन कंपनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्या होता है, इंटरमीडियरी सब्सिडरी 100% ओन्ड, देन देर इज़ नो माइनॉरिटी, नो परमिशन रिक्वायर्ड। तो ये पहले वाली कंडीशन को करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वाली कंडीशन को पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं करना पड़ता, होल्डिंग कंपनी को करना पड़ता है। फिर उसके बाद से क्या होता है, कंसोलिडेशन सब्सिडरी कंपनी का मतलब मीनिंग दिया हुआ है। फिर उसका 3 प्रोसीजर होते हैं, कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाओ, PNL, और क्या होता है कंसोलिडेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए। रूल 6 में मैनर लिखे हैं कि किस तरीके से बनता है, और रूल्स ऑफ द कंडीशन का मतलब होता है, अगर देखो डेटर है तो डेटर को डेटर में जोड़ दोगे, कॉमन आइटम को क्या करोगे, एलिमिनेट कर दोगे, ये रूल्स आ जाते हैं उसके। तो ये ना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इसका शेयर ले लिया है, और करंट एसेट्स में जो कैश है वो कम हो जाएगी। बात है फिक्स का फिक्स में, करंट का करंट में, करंट लायबिलिटी, और इक्विटी शेयर होल्ड कैपिटल सिर्फ 10 लाख ही ऐड होगा। देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख का है, और इक्विटी शेयर कैपिटल जो तुमने लिया है 5 लाख का, तो 0 हो गया। यही आगे जाके कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट करना रहता है, तो इसमें कुछ कंडीशंस ऐड हो जाती हैं। तो प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। जब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक के साथ डील करती है तो वो प्राइमरी मार्केट होता है। जब मार्केट से वो शेयर परचेस करती है तो वो क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। देखो अगर कंपनी, अगर ये इससे डायरेक्ट से खरीदता है तो ये इसको कैश दे देगी, या तो मार्केट वैल्यू, तो मतलब स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू चल रही है, मान लो 120 चल रही है, तो ये 120 का पेमेंट करेगा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट तो ये तो मार्केट, जैसे कि फेस वैल्यू तो 100 की है, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस गुडविल, ये सबका पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो या शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, या तो गुडविल बोलो या नेट एसेट्स बोलो, बाकी बात एक ही होती है। अगर नेट एसेट्स की स्टॉक मार्केट वैल्यू चल रही है तो मतलब कि क्या होता है, अगर शेयर सही वैल्यू पे चल रही है तो नेट एसेट्स और स्टॉक मार्केट की वैल्यू एक ही होगी। अगर ज़्यादा की चल रही है तो गुडविल होगी, कम की चल रही है तो कैपिटल रिजर्व होगा। का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, और क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस और माइनस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को माइनस कर दोगे तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, तो ये आ जाता है। नेट एसेट्स का क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर जो होता है वो। या तो ऐसे कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पे नेट एसेट्स बताओ तो क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख का है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख का है, तो नेट एसेट्स कितने का हो जाएगा, 8 लाख का हो जाएगा। या तो तुम एसेट्स कर सकते हो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ करके, मतलब एसेट्स में यहाँ पे बोल रहा है, अगर यहाँ का नेट एसेट्स पूछा है तो 5 लाख और 3 लाख का, अगर यहाँ का नेट एसेट्स बताओ तो एसेट्स
इक्विटी शेयर कैपिटल से बता सकते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करके, तो तुम्हारे पास 5 लाख और क्या हो जाता है 3 लाख का यहाँ पे आ जाएगा। अगर अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला, अगर यहाँ पे कुछ भी और नहीं बताया, तो 5 लाख प्लस 3 लाख यही क्या होता है नेट एसेट्स हो जाएगा। नहीं तो फिर तुमको ऐसे करके करना पड़ेगा। और जब मैं शेयर खरीदता हूँ तो क्या एंट्री क्या होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर या तो नेट एसेट्स पे, मार्केट प्राइस पर शेयर या तो नेट एसेट को क्या एच लिमिटेड परचेज किया 60% ऑफ द शेयर। तो 60% किसके होंगे कि 60% किसके नेट एसेट्स के। या तो ऐसे कर लो 5 लाख प्लस 3 लाख 8 हज़ार, या तो ऐसे करके 10 में से 2 माइनस करके 8 लाख करके कर सकते हो। 60% उसका निकाल दोगे तो उस अमाउंट से आ जाएगा। मतलब क्या होता है, देखो देखो जैसे तुमने 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया तो 5 लाख आ गया। अब जो तुमने क्या क्या खरीदा उसमें से लेस कर दो। जैसे कि इक्विटी शेयर तुमने एस लिमिटेड पे खरीदे, जैसे कि 5 लाख का तुमने 60% होल्डिंग के लिए खरीदा, तो उसमें से 60% हटा दो। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख का 60% खरीदा तो वो हटा दो। तो जो तुमने एक्स्ट्रा पे किया वो गुडविल होगा। अगर तुमने कम पे किया तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा है, देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और ये सब खरीदा, तो तुम्हारा ना तुमने एक्स्ट्रा मतलब तुमको तुमको जितना तुमने इन्वेस्ट नहीं किया था उससे ज़्यादा तुमको मिल गया, तो तुम्हारे लिए क्या है, कैपिटल रिजर्व है। और ये कैपिटल रिजर्व तुम्हारा क्या जाता है, जब तुम वर्किंग नोट में कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाओगे होल्डिंग लिमिटेड का, तो उसमें चला जाएगा। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि तुमने इन्वेस्टमेंट किया है 70%, 4,90,000 और तुमने ख़रीदा है, तो ख़रीदा है 5 लाख प्लस 2 लाख, यही तुम्हारा नेट एसेट्स हुआ ना। तो मान लो तुमने 7 लाख का 70% तुमने ख़रीदा है, ऐसा तो नहीं 7 लाख का तुमने 100% ख़रीदा है। तो 7 लाख का 70% का तुमने इन्वेस्टमेंट किया, तो बाकी का जो 30% है वो क्या हुआ, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, MI हो जाएगा। तो मतलब 7 लाख कर तुम 30% निकालोगे तो 2,10,000 होगा। और MI कहाँ जाता है, MI बैलेंस शीट में चला जाता है, तो वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। एलिगेशन में क्या होता है, बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट होता था और फिर लिक्विडेटर। यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, बिजनेस परचेस नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग बिजनेस को बंद नहीं कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू है बिजनेस। बस यही किया कि एसेट्स है तो एच लिमिटेड एस लिमिटेड के एसेट्स को जोड़ दिया, करंट लायबिलिटी को जोड़ दिया और ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया। क्या होता है, एमआई में 2 कैटेगरी आ जाती हैं। मतलब कि मान लो कि ना तुमने इसमें कितना था, 5 6 7 7 लाख का इन्वेस्टमेंट किया 60%, तो तुम्हारा 4,20,000 आया, तो इतना तुमने इन्वेस्टमेंट किया। तो तुमने क्या किया, जो तुम्हारा नेट एसेट्स कितना था 7 लाख का, या तो ऐसे कर लो 10 में से 3 माइनस कर लो 7 लाख। और ये हमेशा एस लिमिटेड का देखेंगे, एच लिमिटेड का नहीं देखेंगे। तो 7 लाख हुआ, तो मान लो कि 10 लाख का तो था, उसमें से करंट लायबिलिटी 3 लाख की, तो ये 7 लाख का हुआ। लेकिन तुमने 7 लाख कहाँ इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट तुमने 4,20,000 का किया है 70% मतलब 60% का, और बाकी का जो 40% है वो तुमने MI में किया है। तो इस तरीके से तुम्हारा 7 लाख कवर भी हो जा रहा है। देखो यहाँ पे तुम करोगे तो 7 लाख आएगा, 4 5 6 और एक 7 लाख। या तो तुम क्या करो, सिर्फ 60% कंट्रोल लिया है तो 60% का ही रिकॉर्ड करो, मतलब कि एसेट्स 100% नहीं 60% रिकॉर्ड करो, करेंट लाइबिलिटी 60% रिकॉर्ड करो, तो इन्वेस्टमेंट कितना होगा, वही 4,20,000, तो तुम्हारा इक्वल हो जाएगा। तो मोस्टली ये वाली कैटेगरी ही से चलते हैं। को सबसे पहले ना तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना तुमको बैलेंस शीट को ना सबसे पहले उतार लेना है। तो उतारने वाला तो तुमको मेथड तो तुमको पता ही है कि सिर्फ होल्डिंग का इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस उतार लो सब चीज़, एसेट्स को इन दोनों को प्लस कर दो, इन्वेस्टमेंट को, फिर 2 वर्किंग कैपिटल भी बनाओगे, एक COC का और एक MI का। COC का जो वर्किंग कैपिटल 7,50,000 का वो आ जाएगा। फिर उसके बाद से MI में क्या होता है अभी बता रहा हूँ। फिर ये दोनों तो प्लस करके लिख दोगे, करंट लायबिलिटी भी प्लस करके लिख दोगे। 6 लाख, 6 लाख का तुम क्या करोगे, 6 लाख भी प्लस कर यहाँ पे उतार दोगे 6 लाख डायरेक्ट। और वैसे तो कंसोलिडेशन PNL भी बनता है। और MI का क्या करोगे, तो सबसे पहले ना देखोगे कितना लिए हो, तो 5 लाख का तुम कितना, इसका जितना भी परसेंट होगा कितना है 60% है, तो 5 लाख का 60%, और क्या 5 लाख का 7% यहाँ पे से तुम क्या करोगे, माइनस कर दोगे। 60% तुम यहाँ पे, और 5 लाख का 40% तुम यहाँ पे लिख दोगे। क्या होता है, इक्विटी शेयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस, और इसका भी 60% तुम यहाँ से लेस कर दोगे, और इसका भी 60% तुम यहाँ पे जोड़ दोगे। मतलब ये इसको लेस करना है, इसको जोड़ना है, ये याद रखना। तो जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो गुडविल हो जाएगा, और ये 3,80,000 आ रहा है MI का, तो ये तुम्हारा बैलेंस शीट में चला जाता है यहाँ पे, और ये तुम्हारा चला जाएगा गुडविल यहाँ पे, और तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा।
देखो यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन का कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट तो तुमको मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आता है डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहाँ पे देखो एक को डेट ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पे अगर तुमको निकालना है तो 50,000 का शेयर्स है, तो 5,000 डिवाइड बाई 50 है 10%। फिर उसके बाद एक साथ को तुमने एक्वायर किया, तो उसमें तुम 8,000 को प्लस कर दोगे तो 13,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद तुमने 1 अक्टूबर को एक्वायर किया 3,000, तो उसको प्लस कर दोगे तो 16,000 आ जाएगा। तो ऐसे करके तुम निकाल लोगे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होता है और एक क्या होता है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो इसको तुम कैपिटल प्रॉफिट और रिवेन्यू प्रॉफिट ही बोलो। कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन या डेट ऑफ एक्विजिशन तक या उससे पहले का जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, तुम्हारा रिवेन्यू प्रॉफिट होता है। देखो डेट ऑफ एक्विजिशन तक का जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे कैपिटल प्रॉफिट या प्री एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं, या उसको, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का जो प्रॉफिट होता है वो उसको रेवेन्यू प्रॉफिट या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट बोलते हैं। तो इसमें दो होते हैं। तो जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसका दो ट्रीटमेंट होगा, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। तो एच लिमिटेड नहीं, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसका दो होगा, एक तो एच लिमिटेड का, एक एम आई का। तो एच लिमिटेड का सी ओ सी में चला जाएगा, एम आई का तो एम आई में चला जाएगा। और इसमें भी दो होता है, एच लिमिटेड और एम आई। तो एच लिमिटेड का क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा जो एच लिमिटेड का होता है, उसमें से जो भी माइनस प्लस होता है, और एम आई का एम आई में चला जाएगा। गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैलकुलेटेड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब नॉट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, तब आती है जब हम लोग खरीदते हैं। तो यही होता है जब ओपनिंग रिजर्व एंड सरप्लस आता है, तो जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब इस समय खरीदा है, तो ये जो चीज़ हो जाएगी ना तुम्हारा, अगर मान लो इतने को खरीदा है तो ये जो चीज़ तुम्हारी कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगी, और ड्यूरिंग द ईयर जो भी होगा वो रिवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वही देख रहा है, देखो यहाँ पे 2 लाख की कैपिटल प्रॉफिट हो गई, 1 लाख की तुम्हारी रेवेन्यू प्रॉफिट हो गई। तो क्या कहते हैं, ये एग्जांपल आ जाता है। तो एग्जांपल में क्या होता है, एग्जांपल में वही है कि सबसे पहले ना तुम बैलेंस शीट को खाली कर दोगे। तो बैलेंस शीट में देखो ये 25 का, तो 25 आ जाएगा तुम्हारा। सिंपल है, तुम पहले बैलेंस शीट को खाली कर दोगे, और यहाँ पे देखो क्या सी ओ सी बनाओगे, एम आई बनाओगे, ये कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड बनाओगे, ये एच लिमिटेड का है, ये एस लिमिटेड का है, और ए ओ पी बना लोगे, ए ओ पी ऑफ एस लिमिटेड। अब सबसे पहले मान लो कि ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख दिए तुम, ठीक है, यहाँ पे तुम इन्वेस्टमेंट लिख दिए। फिर उसके बाद से तुम्हारा देखो एसेट्स है, तो एसेट्स को तो तुम डायरेक्ट प्लस करके लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। एसेट्स हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल, और फिर देखो 10 लाख का 80%, 8 लाख यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 10 लाख का तुम्हारा 20% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये कंसोलिडेटेड इसमें आ जाएगा तुम्हारा 5 लाख, और ये तुम्हारा क्लोजिंग का है ना, तो तुम्हारा ये यहाँ पे आएगा 4 लाख का, ठीक है। और करेंट लायबिलिटी तुम इसको प्लस करके यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से अब देखो ओपनिंग का दे रखा है, देखो ये क्लोजिंग है 33 मार्च, और ये ओपनिंग है। तो ओपनिंग का तुम्हारा दे रखा है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का 1,50,000, तो वो यहाँ पे लिख दोगे, तो जिससे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। और जो तुम्हारा करेंट ईयर का प्रॉफिट आएगा वो तुम्हारा क्या आ रहा है, डेट ऑफ एक्विजिशन कहाँ हुआ है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से बाद का आ रहा है ना, तो ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, रिवेन्यू प्रॉफिट में चला जाएगा, 2,50,000। और जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पी एन एल था वो डेट ऑफ एक्विजिशन के तक था, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये लिख दोगे तुम। उसके बाद तुम उसको 80-20 में बांट दोगे, तो ये तो तुम्हारा सी ओ सी में चला जाएगा, और ये एम आई में, और ये तुम्हारा कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस ई एम। तो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में तुम्हारे यहाँ पे चला जाएगा, और तुम्हारा ये सी ओ सी में से माइनस हो जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड। एच लिमिटेड मत बोल देना, ऑफ एस लिमिटेड, मतलब कि एस लिमिटेड है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, मतलब रिवेन्यू प्रॉफिट एस लिमिटेड ने कमाया किसके लिए, एच लिमिटेड के लिए। समझ रहे हो? तो ये कैपिटल प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी इसीलिए एस लिमिटेड लिखे हो कि, तो एस लिमिटेड, तो ये सारा चीज़ सारा क्या एस लिमिटेड का है, तो एस लिमिटेड का यहाँ पे, और एक चीज़ यहाँ पे तुम्हारा ये माइनस नहीं होगा,
ये तो एच लिमिटेड के लिए ही, ये तो इन्वेस्टमेंट तुमने 12 लाख का किया है, क्या क्या तुमको मिला है वो देख रहे हो, और फिर उसके बाद से तुम गुडविल कर रहे हो ना, इसलिए। तो ये तुम्हारा ना देखो माइनस होगा ये दोनों, यहाँ पे देखना ये प्लस ही होगा। जो ये चीज़ है देखो, ये चीज़ तुम्हारा सी ओ सी में से क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज़ तुम्हारा इसमें क्या होगा, प्लस होगा। और एम आई और ये दोनों जा कर के उसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा इस तरीके से बन जाता है, और यही यही फॉर्मेट चलता रहेगा। देखो इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अब क्या होता है, देखो अगर क्या होता है डेट ऑफ एक्विजिशन बीच ऑफ द ईयर में परचेज होता है, तो क्या होता है उसके पहले का वो सारा का सारा कैपिटल प्रॉफिट में हो जाता है, उसके बाद का रिवेन्यू प्रॉफिट में। अब मान लो कि 1,20,000 पूरे 12 मंथ में हुआ, तो 1,20,000 का जो 3 महीने का है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा, और उसके बाद का 9 महीने का हो जाएगा रिवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसका इसका क्या मतलब होता है, अब मान लो कि इससे इससे क्या होता है, जो एओपी तो जो तुम बनाते हो, तो उसमें जैसे कि तुम मान लो लिखे कि मान लो ये तुम बनाते हो ना प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड, तो मान लो 4 लाख हुआ, ये आया प्रॉफिट ड्यूरिंग दिया 1,20,000। अब बीच में एक्वायर हुआ है तो क्या होगा ना, तो तुमको रेवेन्यू और कैपिटल में तुमको स्प्लिट ऑफ करके लिखना पड़ेगा। तो कैसे होगा, 3:9 का रेशियो हो रहा है, तो 1,20,000 का 3:9 करके तुम स्प्लिट ऑफ करके लिखोगे। तो यही है, और यही चीज़ यहाँ पर भी डिस्कशन हुआ है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी का ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस नहीं दे रखा है, तो इसको ऑलवेज एज्यूम करना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सेम है। ठीक है, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का तुम्हारा तुम एस लिमिटेड का निकाल लो, तो ये क्लोजिंग बैलेंस है और तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, तो इसलिए तुमने यहाँ पे अकाउंट्स बनाए हो। ठीक है, कि करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल सको। मान लो इसका भी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है इन दोनों का, अगर इसका भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा तो इसके लिए भी तुम अकाउंट्स बनाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व का, उसके बाद तुम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें ओपनिंग बैलेंस तुमको दिया ही नहीं है, तो इसको मान लोगे ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग, तो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग मान लोगे, क्लोजिंग इज इक्वल टू ओपनिंग मान लोगे। तो ओपनिंग का क्या होता है बैलेंस, ओपनिंग का डेट ऑफ ओपनिंग है, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या हुआ था, एक साथ को हुआ था, एक साथ हुआ था और तुम उसको ओपनिंग मान रहे हो, तो एक साथ को यहाँ पे एक्वायर हुआ और ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये क्या हुआ, ये तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ दोनों। तो यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट, ये कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा। और तुम्हारा डेट ऑफ एक्विजिशन देखो यहाँ पे क्या है, बीच में है। जब भी हम बोले थे कि बीच में होगा, तो तुमको क्या होता है, जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो तुमको स्प्लिट करना पड़ेगा, कि जो डेट ऑफ एक्विजिशन का जो पहले होगा वो तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट में चला जाएगा, जो बाद का होगा रिवेन्यू प्रॉफिट में चला जाएगा, और उसके बाद बाकी का सब चीज़ सेम है। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस का, और ये सारा चीज़ ना एबनॉर्मल लॉस का ये सब्सिडरी ये लिमिटेड अकाउंट में करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जब भी एबनॉर्मल लॉस होता है, तो सबसे पहले ना उसको तुम नॉर्मल में जोड़ दोगे, नहीं तुम एबनॉर्मल को जोड़ करके तुम उसको पहले नॉर्मल बना लोगे। तो मान लो जहाँ पे 7,000 का लॉस हुआ है, तो इसको तुम इसमें जोड़े, ये नॉर्मल हो गया। फिर नॉर्मल को तुम डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले कितना 3 मंथ, उसके बाद उसको स्प्लिट ऑफ किए, स्प्लिट ऑफ की, तो यहाँ पे 30,000 आया, यहाँ पे 90,000 आया। तो वो क्या हुआ है, 15 नवंबर को हुआ है, नवंबर को मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हुआ है, तो उसमें से 7,000 माइनस कर दियो। यही सेम कॉन्सेप्ट तुमको अकाउंट्स में भी करना है। अब मैं बता रहा हूँ, मानो मानो तुमने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, तो तुम पहले एबनॉर्मल लॉस को यहाँ पे लिखो और तुम ये निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। तो ये बिफोर निकाल लो, तो बिफोर वाला क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस प्लस करके ही आएगा, तो ऑलरेडी एबनॉर्मल लॉस प्लस हो गया, इसमें इसमें ऑलरेडी प्लस करके आ रहा है, तो वो नॉर्मल हो गया एक तरीके से। ठीक है, अगर मान लो कि ये दिया रहता और ये दिया रहता, मान लो फिर तुम इसको करके, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हारा आफ्टर होता, तो ये तुम बिफोर निकालो, करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर, और ये चीज़ जो सी डी आफ्टर है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि एबनॉर्मल लॉस देगा तो उसको तुमको जोड़ करके पहले नॉर्मल बना दे, तो एबनॉर्मल लॉस ये तो ये बिफोर वाला है, तो इसको तुम जोड़ के पहले नॉर्मल बना दियो। तो यही चीज़ है, फिर उसके बाद माइनस करेंगे। तो यही इसमें एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट है, बस बाकी सब तुम वैसे ही करोगे।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया कि एबनॉर्मल में पहले इसको जोड़ा है, इसमें लिखा है, और ये बिफोर मतलब इसमें ऑलरेडी ऐड है, तो ये नॉर्मल बन गया, 3 लाख का नॉर्मल बन गया है। तो 3 लाख को तो सबसे पहले 3 लाख को यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अप्रैल का है, तो इसीलिए ये सारा का सारा रिवेन्यू प्रॉफिट में आ गया है। यहाँ पे कैपिटल प्रॉफिट है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट है। और जो एबनॉर्मल लॉस है वो एबनॉर्मल लॉस है, फिर जो पहले तो इसको नॉर्मल बनाते फिर उसके में से माइनस कर दोगे, तो ये तो सारा का सारा तुम्हारा क्या होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद हुआ है, तो ये रिवेन्यू प्रॉफिट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर वैसा ही सेम ट्रीटमेंट हो जाएगा। मान लो अगर तुमको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो उसको नेट कर देना, अलग अलग मत कर देना। मान लो 50,000 का नॉर्मल लॉस हुआ, इसमें से 20,000 तुम्हारा क्या कहते हैं क्लेम मिल गया, तो 30,000 का तुम यहाँ पे सेटलमेंट करके दिखाओगे। यहाँ पे अलग अलग नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाओगे। उसके बाद तुमको पता है ये कॉमन डेप्ट है, कॉमन डेप्ट का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर डेटर का है तो कॉमन डेप्ट माइनस, क्रेडिटर में से माइनस, फिर बीपी भी यार वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा, बीपी में से कॉमन डेप्ट। फिर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स है, अगर क्या होता है पेरेंट कंपनी नीचे वाले को भेज रही तो डाउन स्ट्रीम है, अगर सब्सिडरी ऊपर वाले को बेच रही तो अप स्ट्रीम है, और ये लेटरल हो जाता है। मान लो कि लोन टू एस लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी में लोन दिया है एस लिमिटेड को 50,000 का, तो जब कंसोलिडेशन करोगे तो भाई वो तो एक ही अकाउंट हो गया, तो वो भी एक तरीके का कॉमन डेप्ट हो गया, तो उसको तुम माइनस करके दिखा दोगे। फिर आता है तुम्हारा कैश इन ट्रांजिट। अब क्या होता है कैश इन ट्रांजिट, क्या होता है, मान लो क्या होता है ये एस लिमिटेड में ये बैलेंस शीट में दिख रहा है और ये इधर दिख रहा है, ये बोला है मेरे डेटर 50,000 के हैं, ये बोला है मेरे डेटर 40,000 के हैं। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसने ना 10,000 की पेमेंट कर दिया और वो ना ट्रांजिट में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो कैश इन ट्रांजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जब डेटर का बनाओगे तो 50,000 का है, उसमें से पहले कॉमन डेप्ट माइनस कर दोगे, 40,000 इन दोनों में से हटा दोगे, तो इसका तो नील हो जाएगा, और इसका 10,000 बाकी होता है, और जो 10,000 कैश इन ट्रांजिट आ रहा है उसको तुम माइनस करके दिखा दोगे कैश इन ट्रांजिट करके। और कैश इन ट्रांजिट का 2 जगह ट्रीटमेंट होता है, भूल मत जाना, एक तो डेटर में से माइनस भी होगा 10,000, और एक जाके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में प्लस भी होगा। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व। देखो फिर क्या होता है तुम्हारा अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाता है। तो देखो सबसे पहले ना मान लो कि होल्डिंग कंपनी ने अगर बेची है गुड सब्सिडरी कंपनी को, तो होल्डिंग कंपनी ने अपने प्रॉफिट में बेचा होगा, तो इसकी प्रॉफिट बुक हुआ है, इसका प्रॉफिट है, तो इसके प्रॉफिट में से तुम माइनस करोगे अनरियलाइज स्टॉक को, और इसकी जो इन्वेंट्री है उसमें से इन्वेंट्री में से माइनस होगा सब्सिडरी के इन्वेंट्री में। देखो मान लो ये बेचा है तो इसने प्रॉफिट हुआ होगा, तो इसके प्रॉफिट में से और इसके स्टॉक में से, तो मान लो 5 लाख का बेचा है, 1 लाख का प्रॉफिट है, तो इसके प्रॉफिट में से 1 लाख तुम माइनस कर दोगे, और इसमें क्या होता है 5 लाख है, तो 5 लाख में से तुम 1 लाख अनरियलाइज, ऐसा मत कर देना 5 लाख में से 5 लाख माइनस, नहीं भाई प्रॉफिट माइनस करना। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख है, तो ये अपनी इन्वेंट्री में से माइनस कर देगा कि ये अब ये प्रॉपर स्टॉक पे है, नहीं तो ये तो पहले सेलिंग प्राइस पे थी। और मान लो कि ऐसे ही हो जाएगा तुम्हारा कि मान लो कि 1 लाख का बेचा है और अभी इसके पास 25,000 का बचा हुआ है, तो 25,000 में कितना प्रॉफिट होगा वो तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद से ऐसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और वो तुमको कैलकुलेट करना मतलब परचेज कंसिडरेशन है ना चैप्टर, नहीं सॉरी, पर एमलगनेशन का जो चैप्टर है उसमें सिखाया गया। तो डिविडेंड क्या होता है, लाभांश होता है, मतलब प्रॉफिट का एक पार्ट को क्या बोलते हैं, उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड का क्या होता है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड क्या होता है, एक तो क्या होता है स्पेशल डिविडेंड होता है, एक इंटरिम डिविडेंड होता है, एक फाइनल डिविडेंड होता है। इंटरिम डिविडेंड ना ड्यूरिंग द करंट ईयर में इशू हो रहा है, तो मान लो कि डेट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे हुआ है तुम्हारा, और फिर तुम्हारे इंटरिम डिविडेंड होता है करंट ईयर में हो रहा है, तो ये करंट ईयर प्रॉफिट है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एक तरीके से रिवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। और मान लो कि फाइनल डिविडेंड क्या होता है, वो एंड ईयर में होता है, तो मान लो डेट ऑफ एक्विजिशन है और तुम्हारा फाइनल डिविडेंड दिया जा रहा है, तो वो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से होगा, तो मतलब यहाँ पे तुमको मिल रहा है तो वो पिछले ईयर का, तो करंट ईयर प्रॉफिट होगा, तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। करंट ईयर प्रॉफिट नहीं, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से मिल रहा है करंट ईयर, वो कैपिटल प्रॉफिट होगा, ये मतलब है। तो सबसे पहले क्या होता है डिविडेंड, क्या होता है डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल, फिर डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है, और अनक्लेम डिविडेंड, और फिर वो डिविडेंड क्या हो जाए प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है,
बैलेंस शीट में क्या होता है, बैंक में से डिविडेंड एक माइनस होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से डिविडेंड माइनस होता है। देखो अगर क्या होता है इंटरिम डिविडेंड बता तो प्रॉफिट ऑफ द सेम ईयर क्या होता है, कम हो गया। फाइनल डिविडेंड बता तो प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का क्या होगा, कम होगा। देखो डिविडेंड पेड हुआ है, डिविडेंड एक्सपेंस है। होल्डिंग कंपनी के लिए डिविडेंड क्या होता है, इनकम भी हो सकता है और वो क्या होता है, सीओसी भी हो सकता है। इंटरिम मतलब होल्डिंग कंपनी के लिए वो इनकम भी हो सकता है और सीओसी भी हो सकता है। एमआई के लिए तो कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ से देखो फिर क्या होता है, यहाँ पे AS13 आता है। AS13 में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसने 100 रुपये इशू किए शेयर्स, 100 रुपये के इसने शेयर्स दिए, इसने 100 रुपये के शेयर्स खरीदे। अब क्या होता है, और वहाँ पे तुमने शेयर मार्केट में जो मार्केट वैल्यू थी 120, इसने कैश देकर 120 में खरीदे। अब क्या हो रहा है, अब जैसे कि डिविडेंड कंपनी दे रही है 5 का, मान लो डिविडेंड दे रही है, तो जब भी डिविडेंड देती है तो कैश कम हो जाता है और पीएनएल कम हो जाता है। तो इसमें से तुम्हारा कैश कम हो जाएगा और पीएनएल कम हो जाएगा। तो जैसे कि इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया, तो इन्वेस्टमेंट 120 का किया टू बैंक, और इसको तो वापस से 5 का मिल गया, तो वो 5 का तुम्हारा मिल गया, और इसमें से तुम्हारे पीएनएल में से 5 कम हो जाएगा और इसमें से कम हो जाएगा। कैसे कम, बी को मिल गया, मतलब उसको एक तरीके से 5 रुपये एज ए कैपिटल क्या हो गया, वापस मिल गया। अब मान लो अगर 50 में से डिविडेंड बांटती और 10 का बांट रही, तो यहाँ पे 10 रुपये कम हो जाएगा और यहाँ पे 10 रुपये कम हो जाएगा। ध्यान देना, देखो ये डिविडेंड कौन बांट रहा है, ये डिविडेंड तुम्हारी सब्सिडरी कंपनी ही बांटनी चाहिए। होल्डिंग कंपनी का तो कर ही रहे हो, तो उसका तो कुछ मत करना, सब्सिडरी कंपनी बांट रही है। तो ये जब डिविडेंड बांट रही है तो जो तुमने इन्वेस्टमेंट किया, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से तो कम हो जाएगा एक तो। और दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा अगर आउट ऑफ द रिवेन्यू प्रॉफिट वो बांट रही है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस में जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है, तो उसमें तुम्हारा डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो वो तो देखो जब कैपिटल प्रॉफिट में से बांट रही है तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम हो जाएगा, और जब रिवेन्यू प्रॉफिट में बांट रही है तो तुम्हारा डिविडेंड में जुड़ जाएगा। देखो ये क्या है, ये कैपिटल प्रॉफिट है, और ये क्या है, ये रिवेन्यू प्रॉफिट है। तो रिवेन्यू प्रॉफिट में से जब बांट रही है तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हारा क्रेडिट हो जा रहा है, और जब कैपिटल में से बांट रही है तो तुमको एक तरीके से मिल जाए। कैपिटल प्रॉफिट मतलब क्या, डेट ऑफ एक्विजिशन के पहले कैपिटल, डेट ऑफ एक्विजिशन, और वो समझ रहे हो। रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब वो करेंट ईयर के प्रॉफिट में से बांट रही है, तो इसको ध्यान से लिखना। देखो क्या होता है, क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग एंट्री रिप्रेजेंट करनी हमेशा एसेट्स एंड लायबिलिटी की होती है, और क्लोजिंग एंट्री और इनकम और एक्सपेंसेस की क्या होती है, ट्रांसफ़र एंट्री होती है। ट्रांसफ़र एंट्री मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, CDBD एसेट्स और लायबिलिटी के निकलते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर के नहीं होते। तो क्लोजिंग एंट्री क्या होता है, CDBD होती है, तो जो कि एसेट्स एंड लायबिलिटी के होती हैं। ट्रांसफ़र एंट्री इनकम और एक्सपेंसेस को तो नहीं होते। तो देखो जब भी क्लोजिंग एंट्री करते हो तो जैसे क्रेडिट एसेट्स क्रेडिट साइड हो जाता है और डेबिट साइड वो हो जाता है, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। मतलब क्लोजिंग एंट्री करनी तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कर दोगे, और जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको तुम क्या कर दोगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको तुम डेबिट कर दोगे। क्या होता है, डिविडेंड तुमको रिसीव्ड हुआ है फ्रॉम द एस लिमिटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट से हुआ तो इसमें से माइनस कर दोगे, और तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएगा। देखो कैपिटल प्रॉफिट में भी दो ट्रीटमेंट है, एक तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा और एक तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस हो जाएगा। देखो क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड अगर एस लिमिटेड है और एक एच लिमिटेड है। अगर एच लिमिटेड में है तो क्या होगा, एच लिमिटेड में कैपिटल प्रॉफिट से दिया जा रहा है तो उसको डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, और जो कंसोलिडेटेड होता है उसमें से तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखो अगर डिविडेंड रिसीव रिवेन्यू प्रॉफिट है तो तुम्हारा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारा क्रेडिट हो जाएगा, मतलब तुम्हारा जाकर के क्या हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में तुम्हारा प्लस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा।
और अगर एस लिमिटेड की बुक में क्या होगा, एस लिमिटेड की बुक में मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसको प्लस कर देंगे तो ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, तो ये बिफोर निकला है, तो तुम ऐसे ही बिफोर आया तो बिफोर आ जाएगा। उसमें से क्या करोगे, अगर कैपिटल प्रॉफिट में से दिया है तो कैपिटल प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे, और रिवेन्यू प्रॉफिट में से दिया है रिवेन्यू प्रॉफिट में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। ये वैसा ही होगा जैसे अब नॉर्मल लॉस के साथ किया था ना हमने, वैसे ही होगा। जब भी डिविडेंड का तुम ट्रीटमेंट करो, तीन थंब रूल याद रखो। अगर ना क्वेश्चन खुद ही बता दिया कि ये कैपिटल प्रॉफिट में से दिया, ये रिवेन्यू प्रॉफिट में से दिया, तो उसी में से दिया जाएगा। अगर नहीं बताया तो तब जा करके क्या होता है, नेम रेलिवेंट हो जाता है कि क्या है। तो एजम्पशन क्या लेना है, अगर फाइनल डिविडेंड दिया तो हमेशा वो ओपनिंग में से दिया। ओपनिंग का मतलब क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट। और इंटरिम डिविडेंड दिया है वो करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया, मतलब रिवेन्यू प्रॉफिट। और इसमें डेट ऑफ डिक्लेरेशन, डेट ऑफ पेमेंट, ये सब सारे के सारे इरेलीवेंट होते हैं। देखो अब ये क्या आता है, ये एग्जांपल आता है, देखो यहाँ पे लिख दिया है पेड फाइनल डिविडेंड। तो पेड फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या हो गया, वो तुम्हारा कैपिटल प्रॉफिट में से जा रहा है, या तो ये बोल दिया आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, मतलब कि वही कैपिटल प्रॉफिट, या तो ये बोला इंटरिम डिविडेंड है लेकिन आउट ऑफ द कैपिटल, खुद ही बता दिया कि आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट, तो आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट ही होगा। अब ये बोला कि ये इसका ट्रीटमेंट क्या किया है, एच लिमिटेड रिसीव डिविडेंड फ्रॉम एच लिमिटेड क्रेडिट, वो सारा का सारा एच लिमिटेड ने क्या बोल रहा है, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, मतलब पीएनएल अकाउंट में प्लस कर दिया, जो कि गलत है। अगर एच लिमिटेड ने डिक्लेयर किया, पेड किया, अरे यार मैंने क्या तब से तुमसे बताया कि अगर एस लिमिटेड डिक्लेयर कर रही है तब तुमको ट्रीटमेंट करना है, मतलब सब्सिडी लिमिटेड डिक्लेयर, एच लिमिटेड डिक्लेयर किया, पेड किया, भाई उससे क्या है, उसका कोई एडजस्टमेंट ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ये बोला है कि इसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 9,50,000 का, और 1 जुलाई 2000 ये परचेज़ किया, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 1 जुलाई को है, और वो भी क्या आता है 9,50,000 आ रहा है, तो मतलब इसमें वही एट कॉस्ट पे है, इसका मतलब वही एट कॉस्ट पे, मतलब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, इसको माइनस करना चाहिए था ना कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से, वो कुछ किया ही नहीं है, मतलब इसने मतलब इसको सही करना है, इस चीज़ को तुमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा।